जी, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ लिया था बाल्यावस्था की विशेषताएं। ठीक है। और उससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था शिक्षा की विशेषताएं और शेष अवस्था में शिक्षा के स्वरूप। कल हमने पढ़ा बाल्यावस्था की विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के शिक्षा स्वरूप। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। इसके पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इस अवस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। अतः इसी को ध्यान में रखते हुए इसको आप पॉइंट ना बनाएं, तो इसी को मैं आगे और लिखती हूँ कि इस अवस्था में जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, उनका निरंतर रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। आज उनका ये करने का मन है तो कल उनका कुछ और। आज ये सीखने का मन है तो कल उनका कुछ और। आज कोई और गेम खेलने का मन है तो कल कुछ और नहीं हो गेम खेलने का। तो उनकी जो रुचियां हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं। तो जो उनका शिक्षा के जो स्वरूप है उसको कैसे पढ़ाया जाएगा? उनके पाठ्य विषय यानी उनके कोर सब्जेक्ट और उनकी शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड में उनकी रुचि के अनुसार परिवर्तन किया जाना चाहिए। उनकी रुचियों के अनुसार परिवर्तन किया जाना ही चाहिए। पाठ्य विषय पाठ्य विषय क्या होता है? कोर सब्जेक्ट। पाठ्य विषय और शिक्षण विधि। पाठ्य पुस्तक और शिक्षण विधि में उसकी रुचियों के अनुसार उसकी रुचियों के
आपको उनको निग्लेक्ट नहीं करना है, आपको उनको कंसीडर करना है। बच्चा अपनी बात कह रहा है, ठीक है? और जब आपको वो बच्चा अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ बात कर रहा है, तो आप यानी अपने संवेगों के बारे में अगर कुछ बात, तो आपको उनका दमन नहीं करना चाहिए, यानी उनको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको कंसीडर करना चाहिए, ताकि वो भी ये समझे कि चलो कोई मेरी बात समझ रहा है। क्योंकि इस एज में आके ना बच्चे ना आपसे कटने लग जाते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से। तो वो दोस्त ढूंढते हैं कि जो उनकी बात सुने, उनको समझे, ठीक है? क्योंकि ऐसा करने पर, क्यों, उनके संगों का दमन नहीं करना चाहिए अगर कोई करता है उनका दमन। क्योंकि ऐसा करने पर, ऐसा करने पर उसमें हीन भावना, ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। अब देखें, आप जो हॉर्मोन्स हैं, जब बच्चों का ऐसे दमन किया जाता है, तो उसके अंदर जो हॉर्मोन्स हैं, वो ऐसे वाले उत्पन्न होते हैं जिससे उसको भर जाता है, हीन भावना भर जाती है, वो किसी को अच्छा नहीं मानता, ठीक है? और उसके अंदर ये नेगेटिविटी चीजें भरने लग जाती हैं। तो हमें बच्चों को दमन नहीं करना है, उनकी बात को समझना है और उनको भी समझाना है। अगर सही है तो सुनिए, अगर वो कुछ गलत कह रहे हैं तो उनको समझाइए, ठीक है? द नेक्स्ट इज स्ट्रेक्स के अनुसार क्या कहा जाता है कि इस अवस्था में, स्ट्रेक के अनुसार इस अवस्था में बालकों की भाषा अच्छी होती है। अतः इस बात पर अतः इस बात पर बल दिया जाना चाहिए, बल दिया जाना चाहिए कि बालक भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करें, अधिक से अधिक भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें, से अधिक प्राप्त करें, ठीक है? कि बच्चे ना इस टाइम पर, मतलब जो ये अवस्था है, इस टाइम पे बच्चों का जो भाषा में बहुत ज्यादा रुचि होती है, तो इंटरेस्ट है, तभी उनको वो काम देना चाहिए और उन
से वो काम करवाना चाहिए। अभी उनको इंटरेस्ट है भाषा में, तो उनको भाषा के बारे में इतना पढ़ाना चाहिए, अधिक से अधिक उन्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, उनको पढ़ा अधिक ज्ञान प्राप्त करें, और अलग अलग टाइप की भाषा भी सीख सकते हैं उस एज में। बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, तो उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उनकी इस प्रवृत्ति की तुष्टि ना हो। तुष्टि मतलब उनका हरण ना हो, मतलब उनको वो ना हो कि मतलब हमारे इंटरेस्ट के अनुसार नहीं है, तो वो फिर छोड़ देंगे, वो पढ़ेंगे ही। ठीक है, बहुत अधिक होती है, तो उनके इंटरेस्ट के अनुसार ही आपको उनका शिक्षा स्वरूप का उनका होना चाहिए। ठीक है, बाल्य बाल्यावस्था में प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण, कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश इसकी है कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन, द्वंद्वात्मक प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण। ठीक है, का काल माना जाता है, यानी कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन। बच्चों के अंदर इस टाइम कंपटीशन आ जाता है कि मुझे इससे अच्छे मार्क्स लेना आना है, मुझे इससे अच्छा खेलना, मुझे इससे अच्छा दिखना है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल माना जाता है इसको। तो विद्यालय में आपको इसका शिक्षा स्वरूप क्या होगा, विद्यालय में ऐसी क्रियाओं का अनिवार्य रूप से संगठन किया जाना चाहिए, यानी आपको ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए जिनसे भाग लेकर बालक का अनुशासन, आत्मनिर्भर, आपको विद्यालय में क्या करना है, आपको विद्यालय में क्रियाओं के अनिवार्य रूप से संगठन किया जाना चाहिए। इसमें भाग लेकर जिनमें भाग लेकर बालक में अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, सहयोग आदि बच्चों योग का अधिकतम विकास हो। बच्चों को उनके इंटरेस्ट, उनके अंदर कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन हो जाता है, यानी वो आसपास के लोगों से कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। विद्यालय में इस प्रकार की उनकी क्रियाओं को देखते हुए उनके संगठन बनाने चाहिए। ठीक है, उनके प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जिनसे कि उनमें एक अनुशासन, ठीक है, एक आत्मनियंत्रण की भाई इतना नहीं किसी के साथ कंपटीशन करना है कि अपने आप को भूल जाए। ठीक है, तो एक लेवल डिसाइड होता है ना, जब स्कूल में कोई भी कॉम्पिटिशन पुट किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उनमें एक लेवल होता है कि इससे लेवल तक होगा। ठीक है, बच्चे का लेवल देखकर और बच्चे की उम्र देख के, बच्चे का मानसिक देख के कि कितना उसका डेवलपमेंट है, तो उसके हिसाब से आपके होते हैं, उसी के हिसाब से बच्चे चुने जाते हैं जो उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं।
तो इसमें क्या है, उनको अनुशासन मिलता है, उनको आत्मनियंत्रण मिलता है, सहानुभूति मिलती है, इंकरेजमेंट मिलता है, ठीक है। आसपास के प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिटर्स मिलते हैं, सहयोगी भी मिलते हैं, और उनका इसी प्रकार से सामाजिक गुणों का क्या होता है, अधिकतम विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोर किशोरावस्था की विशेषता। किशोरावस्था की विशेषता क्या है? अब क्या, बाल्यावस्था के समापन के पश्चात यानी 13 वर्ष में, वर्ष से किशोरावस्था यानी 13 साल से जो है बच्चे की किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है। इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं में क्रांतिकारी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संज्ञात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। 13 वर्ष से 13वें वर्ष से 13वें वर्ष से किशोरावस्था किशोरावस्था अवस्था ने ये बात बोली है कि किशोर अवस्था इट्स अ डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक अवस्था है बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें दिमाग है वो बहुत तरीकों से गुजरता है, बहुत बदलाव होते हैं दिमाग में, क्या शारीरिक बदलाव बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। बच्चों के मानसिक में चीजें, इसमें क्या है, बच्चा या तो अच्छा हो जाता है या बिगड़ जाता है। जो बच्चे जो ड्रग्स वगैरह जो भी गलत काम करते हैं, कुछ भी, किसी का मर्डर करना, किसी का कुछ करना, तो उनका जो मानसिक जो चीजें हैं वो इसी एज में डेवलप हो जाती हैं। तो इस एज को बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें ना नई नई चीज करने की बहुत चाहत उठती है, कि वो दूसरा ये काम कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ठीक है। वो ऐसा कर रही है तो मैं भी ऐसा करूंगी। तो एक से कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा चाहत हो जाती है। तो इस अवस्था में इतना बड़ा बालक बालिकाओं में या बच्चों में किसकी भावना आ जाती है? क्रांतिकारी, मैं आगे लिख देती हूँ, क्रांतिकारी मानसिक हो जाता है उनका, ठीक है। शारीरिक एवं संवेगात्मक, संवेगात्मक मैंने क्या बताया था? इमोशन, फीलिंग्स, संवेगात्मक, इस एज में आपकी फीलिंग्स भी बदल जाती हैं, परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इसलिए इस काल को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है, इसलिए बहुत तेजी से सब कुछ चेंज होता है इसके अंदर। इस काल को जीवन के तूफान का काल कहा जाता है, तूफान काल कहते हैं। बहुत ऑप्शंस हैं आपका, सोशलाइज आपका
चीजों को देखने का नजरिया आपका बदल जाता है, आप एकदम से बड़े हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप अपनी जवानी की ओर कदम रख देते हैं, तो बहुत तेजी से सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसे तूफान का काल भी कहा जाता है और बहुत डेंजरस काल भी कहा जाता है। तो किशोर अवस्था को शारीरिक विकास का काल माना जाता है, आपको शारीरिक विकास भी होगा इसके अंदर। ठीक है, अगर टाइप से आपके आपके इंटरनल चेंजेस आते हैं बहुत तरीके के। ठीक है, इस काल में किशोर के शरीर के अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे उसका भार बढ़ जाना, यानी उसका वेट, उसकी लंबाई की तीव्र वृद्धि, मांसपेशियों और शारीरिक ढांचे में दृढ़ता, किशोर में दाढ़ी आ जाना मूंछ की, और किशोर अवस्था में प्रथम मासिक स्राव के दर्शन। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में किशोर अवस्था में। ठीक है, बॉयज की दाढ़ी आ जाती हैं, लड़कियों के शरीर भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और उनको हेज आना शुरू हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो हम इसकी और विशेषता करते हैं कि इस अवस्था में किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में ठीक है, किशोरों में इस अवस्था में पाए जाने वाले गुण हैं। क्या क्या गुण पाए जाते हैं इस अवस्था में किशोरों के मानसिक विकास में? कल्पना, जैसे कि बच्चे कल्पना करने लग जाते हैं। क्या क्या विकास पाए जाते हैं? कल्पना। ठीक है, एवं द्विसपनों की बहुलता। द्विसपनों की बहुलता, वृद्धि, बुद्धि, बुद्धि का अधिकतम विकास, सोचने समझने लग जाते हैं, अधिकतम विकास, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है उनके, सोचने समझने और तर्क करने होता है वो आपका डिबेट, तर्क करने की शक्ति में वृद्धि ठीक है, द्विसपनों की बहुल ये रहा, द्विसपनों की बहुलता। इसका मतलब है वो दिन में, डे टाइम में जो सोचते हैं, दिन में बैठे बैठे ख्वाबों में खोए हुए कल्पना कर रहे हैं, या दिन में सपने देख रहे हैं, ये मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। ठीक है, बातें करने लग जाते हैं, लड़के लड़के करते हैं स्पेशली ये, लड़कियां भी देखती होंगी, बट लड़के ऐसे गाड़ी लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं लूंगा, बेसिकली ये सारी बातें करते हैं। नेक्स्ट इज किशोर जिस समूह का सदस्य होता है। अब यहाँ पे किशोरों की बात हो रही है ना, किशोर अवस्था है, किशोर। अब यहाँ पे किशोर भी है, किशोरी भी है, सबकी बात हो रही है यहाँ पे। किशोर समूह सदस्य होता है, उसको वे अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है, यानी अपने दोस्तों यारों को, अपने जो समूह होता है, उनका जो ग्रुप होता है, उसको वो सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। ये बोलेगा, ये जो बोलेंगे वो मैं करूंगा,
वो मैं करूंगी। ठीक है, किशोर जिस समूह का सदस्य होता है उसको ही अपना सब कुछ मानते हैं, उसको वे अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। परिवार एंड विद्यालय से अधिक समझते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं अधिक। ठीक है, क्यों मानते हैं? यदि उनके माता पिता और समूह के दृष्टिकोण में अंतर होता है तो समूह के दृष्टिकोण को ज्यादा ऊपर रखते हैं, यानी प्रायोरिटी किसको देते हैं? अपने दोस्तों यारों को प्रायोरिटी देते हैं। अगर उनके घर वाले उनके सपोर्ट में नहीं है, दोस्त यार तो देखो सपोर्ट में बोलते हैं, हाँ हाँ भाई तू ठीक है, तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो सही राह नहीं दिखाएंगे। लेकिन माँ बाप सही राह दिखाते हैं तो बच्चों को वो पसंद नहीं आते हैं। ठीक है, यदि उसके माता पिता और समूह के दृष्टिकोणों में अंतर होता है तो वह अप, अपने समूह को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अपने समूह को श्रेष्ठतर मानते हैं। ठीक है, किशोरों में आवेग और संवेगों, यानी क्या है? इमोशन और एक्साइटमेंट और रिसेक्शन की बहुत प्रबलता होती है। यही कारण है कि उनका विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार होता है। ठीक है, अलग अलग अवसरों पे अलग अलग तरीके का उनका वो होता है। उनकी एक्साइटमेंट भी बहुत अधिक होती है और एक्साइटमेंट बिल्कुल खत्म भी हो जाती है कई कई चीजों में। ठीक है, उदाहरणतः किसी समय वे अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, यानी बहुत काम कर रहे हैं, और किसी समय वे अत्यधिक मंद, किसी परिस्थिति में साधारण रूप से उत्साहपूर्ण और किसी में असाधारण रूप से उत्साहीन। साधारण रूप से वो अपना खुश है, लेकिन किसी किसी अवस्था में वो बिल्कुल खुश नहीं हो रहे हैं, हंस ही नहीं रहे। हंसी का माहौल है, खुशी का माहौल है आसपास, लेकिन वो उनके जहन में क्या चल रहा है? वो शांत है, वो ना हंस रहे हैं ना किसी से बोल रहे हैं। तो बच्चों के अंदर ये सारे बदलाव भी आ जाते हैं। किशोर अवस्था में मैं बीच बीच में आपको ना छोटे छोटे पॉइंट समझाती जा रही हूँ जो लिखवा नहीं रही। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने अभी बोला कि उनमें क्या होता है, उनके एक्साइटमेंट लेवल कैसा होता है। जैसे किसी समय में अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, कभी समय अत्यधिक होते हैं, किसी समय साधारण रूप से खुश है, उत्साहीन उससे भरे हुए हैं, और किसी समय वो आसपास का माहौल खुशी का होने के बावजूद भी खुश नहीं है। तो अलग तरीके से उनका एक्साइटमेंट लेवल भी चलता है, बदलता रहता है बहुत तेजी से। किशोर अवस्था में बालक नैतिक एवं अनैतिक बातों पर विचार करने लगता है। और इसके परिणाम स्वरूप अपने जीवन दर्शन का निर्माण करता है, यानी अपने आसपास के नैतिक और नैतिक चीजों पर विचार करने लग जाता है कि भाई देखो ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है। निर्माण करता है कि ये मेरा जीवन दर्शन है, जो अपने अच्छे
जीवन दर्शन पे जाए, जो गलत नीतियों पे चलता है वो गलत है, उसको वो चीज अच्छी लग रही है तो वो वही गलत रास्ता। ठीक है। तो इसी तरीकों के इन चीजों पर किशोरावस्था में क्या कर रखा है कि अलग अलग कर रखा, इसके सब नाम सिद्धांतों का निर्माण करना चाहता है, जिनकी सहायता से वह अपने जीवन में कुछ बातों का निर्माण कर आधुनिक युग में युग ठीक है, ये आपका नीति का रास्ता है, आपको इस रास्ते पे ही चलना चाहिए, यहाँ से आपको अच्छी जिंदगी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है। किशोरावस्था का क्या सीन है कि किशोरावस्था अपने आप को महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाना चाहता है। किशोर वो चाहता है कि जो मेरा ग्रुप है ना, मैं उसमें सर्वश्रेष्ठ हूँ, मतलब सब मेरी बात सुने, मुझे बोले। इसी एज में तो बनते हैं वो भाई भाई गुंडा गुंडा टाइप, छोटे छोटे गुंडे जो बनते हैं स्कूलों में। जैसा कि आपने वो केस पढ़ा होगा, वो छोटा सा बच्चा मारा गया सरकारी स्कूल में ही। ठीक है। बड़ी क्लास के बच्चों में तो वो गुंडागर्दी है। किशोर का महत्वपूर्ण बनना अपने समूह में अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। स्वीकार किया जाना आता है। किशोर किशोर का महत्वपूर्ण अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है कि भाई अपने समूह में जो है जो भी दोस्त, जो भी मेरा ग्रुप है उसके अंदर सब मेरे को सबसे श्रेष्ठ माने, कि भाई ये सबसे बेस्ट है हमारे ग्रुप का, हम ये जो बोलेगा हम वही बात मानेंगे, ये जो हम वही करेंगे। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज किशोरावस्था को किशोरावस्था के आरंभ में बालकों को धर्म और ईश्वर में आस्था नहीं होती है, वो नहीं मानते, नास्तिक टाइप होते हैं। आस्था नहीं होती है, इसके संबंध में उनमें इतनी शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि वो उनका समाधान नहीं कर पाते हैं कि भाई ये क्यों है, क्या था, किस लिए इनको भगवान बनाया गया। ठीक है। पर धीरे धीरे उनमें धर्म में विश्वास उत्पन्न हो जाता है जब वे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने लगते हैं, जब वो थोड़ा एज आगे बढ़ती है, जब वो समझने और अच्छे से समझने लगते हैं, तो वो इसमें धीरे धीरे बाद में क्या करते हैं, उसको धर्म में स्वीकार करने लग जाते हैं। तो उनकी ये विशेषता है। पहले तो वो शुरुआत में आस्था नहीं रखते हैं, पर धीरे धीरे धर्म में हो जाता है, कंप्लीट हो जाती हैं। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। किशोर अवस्था में शिक्षा के स्वरूप हम नेक्स्ट क्लास में यानी कल 11 बजे करेंगे।
तो आप लोग क्लास में जुड़िएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाल विकास